Hello students, I welcome you to the solutions of second objective series chemistry class 9th। यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग का 50 क्वेश्चंस आपको दिया था और बोला था आपको 1 घंटे के अंदर सबको सॉल्व करना है। आई होप कि आप सॉल्व कर लिए होंगे। अगर आप नहीं किए और आपको क्वेश्चन नहीं मिला था बाई चांस तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्वेश्चन का, वहाँ पर आप जाके पहले उसको डाउनलोड कीजिए, उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं बनता है फिर आके सॉल्यूशन देखिए या आंसर को वेरीफाई करने के लिए देखिए। ओके, आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग का जो क्वेश्चन है इसमें है आपको कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना चाहिए सॉलिड लिक्विड गैस का, और ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टीज नहीं, बस ये कि जो सॉलिड होते हैं उसमें पास पास रहता है पार्टिकल, लिक्विड में उसके कंपेरिजन थोड़ा दूर दूर रहता है, और गैस में क्या रहता है बहुत ज़्यादा दूर रहता है। और इसी पे सारा कुछ हो जाएगा जो मैंने बताया हुआ है। आई होप कि आप ये सब पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़े तो मेटर का वीडियो है ही नीचे में, आप जाके देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है, ऊपर में आपको लिखा है अमंग सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेज विच वन हैज, किसके पास मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में है। तो फोर्स ज़्यादा होगा तो वो बंद के रहेगा, ये सब मैंने अच्छा समझाया हुआ मेटर वाले वीडियो में। तो सॉलिड ही ऐसा होता है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। तो आंसर होगा इसका सॉलिड। सॉलिड ऐसा है जिसमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सेकंड पाइए, सेकंड बोला मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब ध्यान से ही आप देख ही लीजिए, जब ज़्यादा फोर्स होगा तो उसको खींच के रखेगा पास पास में, यानी हम बोल सकते हैं कि स्पेस जो होगा उसमें उतना कम। यहाँ पूछ रहा है मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो मैक्सिमम स्पेस आप देख सकते हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल टू पार्टिकल, इसलिए इंटर पार्टिकल स्पेस भी बोला जाता है। तो ये किसके बीच में होगा, गैसियस स्टेट के बीच में या गैस के बीच में क्या होने वाला है, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होने वाला है। थर्ड जो है किसके पास ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होने वाली है। कंप्रेस मतलब किसको आप दबा सकते हो, कंप्रेस मतलब दबाना, इसको आप दबा सकते हो। तो आराम से आप देख सकते हैं जिसके बीच में स्पेस होगा उसी को तो आप दबा पाओगे। एक रूम में अगर 50 बच्चे का कैपेसिटी है, 50 है ही, तो आप 51 थोड़ी ना डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो 51, 51वां बच्चा आप नहीं डाल सकते। लेकिन यही 30 बच्चे रहेंगे, उसको आप धकेल के वो सब फैल फैल के 30 बच्चे की 31वां बच्चे को आप धकेल सकते हैं। मजाक के लिए बोल रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं धकेला जाएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो वही बात है यहाँ पे, तो जिसके पास स्पेस होगा उसी को क्या होगा, उसी को दाबा जा सकता है। यानी आप बोल सकते हैं यस वी हैव गैसेस स्टेट विच हैज मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी। इस सब के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो मैटर का नीचे में रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। फोर्थ पे आता है, फोर्थ है मिनिमम रिजिडिटी। रिजिडिटी कम होना चाहिए। तो देखिए सॉलिड के पास कठोरता, रिजिडिटी सिंपल समझिए कठोरता, कठोर कौन रहता है, तो कठोर सॉलिड ज़्यादा कठोर होगा क्योंकि इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पास पास रहता है, स्पेस भी कम। तो सॉलिड सबसे ज़्यादा में क्या रहता है, रिजिडिटी। पर यहाँ पूछ रहा है मिनिमम रिजिडिटी, तो इसका अपोजिट यानी गैसेस स्टेट में क्या होने वाला है, मिनिमम रिजिडिटी। आपको सब गैसियस ही गैसेस मिल रहा है। चलिए फिफ्थ पे बढ़ते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। तो लिक्विड ही ऐसा है जिसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। सॉलिड के पास दोनों फिक्स है, वॉल्यूम भी और शेप भी। अगर सॉलिड का आइस का ही एग्जांपल लीजिए तो सॉलिड का आइस क्यूब है तो उसका शेप भी फिक्स रहता है, अगर रेक्टेंगल है रेक्टेंगल, क्यूबिकल है क्यूबिकल जो है सो, और उसका शेप वॉल्यूम सब फिक्स रहता है। लिक्विड है तो आप लिक्विड को देख सकते हैं कि अगर आप ग्लास में रखे हैं तो ये ग्लास, ये टम्बलर है, इसमें रखे हुए हैं तो इसका शेप ले लेगा। अगर आप बोतल में रख रहे हैं या किसी बकेट में रख रहे हैं तो बकेट का शेप ले लेगा, तो अलग अलग शेप ले लेता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि लिक्विड ही ऐसा है, शेप तो बदल रहा है लेकिन वॉल्यूम, अगर यहाँ पे 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी ही रहेगा। तो लिक्विड एक ऐसा स्टेट है जिसका शेप तो फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। तो चलिए बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बोला हाउ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस आर रिलेटेड। तो यहाँ से इस फिगर से देख लीजिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्पेस कैसे रिलेटेड है। जितना ज़्यादा फोर्स उतना कम स्पेस, देखिए जितना ज़्यादा स्पेस उतना कम फोर्स, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। यानी आप बोल सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस आर इन्वर्सली रिलेटेड। पढ़े ना, इन्वर्स और डायरेक्ट दो तरह का रिलेशन होता है। एक है कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल दूं आपको कि आपको 1 रुपये में 1 टॉफी मिल रहा है, ज़्यादा रुपया देंगे 2 रुपया देंगे तो 2 टॉफी मिलेगा, 3 रुपये में 3 मिलेगा। लेकिन यही अगर दूसरा केस बात करें, मान लीजिए मजदूर का है, तो 10 मजदूर कोई काम को कितना दिन में, 2 दिन लगाता है। 10 मजदूर कोई काम को 2 दिन में कर लेता है। अगर 20 मजदूर आ जाए तो वो 1 ही दिन में कर लेंगे। तो यहाँ पे मजदूर का संख्या बढ़ रहा है तो दिनों की संख्या घट रही है, उसको इन्वर्स बोलते हैं। इसी तरह से आप अगर ग्रेविटेशन पढ़े होंगे तो उसमें अच्छे से मैंने बताया हुआ है कैसे फोर्स और डिस्टेंस रिलेटेड है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, और ये इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस आर इन्वर्सली रिलेटेड। इंटरमोलिकुलर स्पेस आर इन्वर्सली रिलेटेड, इनका रिलेशन इन्वर्स है। क्या है, आर इन्वर्सली रिलेटेड। एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। सॉलिड में आप देखें मैक्सिमम क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बहुत कम स्पेस है, ये चीज़। सेवेंथ है क्या, कैन ए होमोजेनस मिक्सर हैव वेरिएबल कंपोजिशन, जस्टिफाई विथ वन एग्जांपल। होमोजेनस मिक्सर, मुझे उम्मीद है आप पढ़ के आए मिक्सर वाला,
तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, अगर आप वैसे भी मेटर ऑफ प्योर का है चैप्टर सेकंड का, पर सिंपल में मिक्सर जिसमें क्या रहता है, आप पढ़ लिए ही होंगे, एक मिक्सर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है, मतलब पूरी तरह से वो मिक्स रहता है। जैसे शुगर और वाटर का एग्जांपल लूँ तो आपको लेमोनेड या शरबत दिया जाता है तो उस कंडीशन में पूरी तरह से मिक्स रहता है। पर ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर है तो उसका वेरिएबल कंपोजिशन नहीं हो सकता है। LOI जो कि मैंने बात किया इस मेटर प्योर का थर्ड वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं कि LOI के पास वेरिएबल कंपोजिशन रहता है। और वेरिएबल कंपोजिशन कहने का क्या मतलब है कि किसी में जो जैसे ब्रास ही मान लीजिए, तो ब्रास में दो चीज़ रहता है। ब्रास एक LOI है, LOI क्या होता है, मेटल दो तीन मेटल का या नॉन मेटल का मिक्सर है 2 या 10 हजार का, उसको हम लोग LOI बोलते हैं। तो आप अगर ब्रास का एग्जाम्पल ले तो वो कॉपर और जिंक से बना रहता है, तो उसमें जिंक का अमाउंट बढ़ते घटते रहता है, 30-35% ऐसे वेरिएशन होते रहता है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं यस LOI हैज वेरिएबल कंपोजिशन, और LOI जो है वो एक मिक्सर ही है और वो होमोजेनस मिक्सचर है, हैज वेरिएबल कंपोजिशन। तो यस इट कैन हैव। ओके, आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, डिफाइन सब्लिमेशन एंड इवेपोरेशन। तो सब्लिमेशन आपको पता है, आप सिंपली लिख देंगे ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्सन, ए प्रोसेस, आप लंबा चौड़ा लिख सकते हैं, कन्वर्सन ऑफ सॉलिड टू गैस डायरेक्टली। सॉलिड से अगर गैस में कोई सब्सटेंस डायरेक्टली बदल जा रहा है तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। और अगर क्या होता है, लिक्विड अगर गैस में बदलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ये हो गया सब्लिमेशन। और अगर कन्वर्सन हो रहा है किसी चीज़ का लिक्विड टू गैस, मैं जल्दी जल्दी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, तो क्या फ़ायदा आपका। तो गैसेस, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया। लंबा चौड़ा आप लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सॉलिड टू गैस इन सब्लिमेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ लिक्विड टू गैस इन इवेपोरेशन बिलो बॉइलिंग पॉइंट। इस केस में क्या रहता है, बॉइलिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही इवेपोरेट होने लगता है। ये सरफेस फिनोमेना है, ये सब तो आप जानते होंगे। आइए नाइन्थ पे बोल रहा है राइट ऑल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आप अगर ध्यान से वीडियो को देखे होंगे मैटर वाला में, तो मैंने बोला था आपको कि 5 मेन स्टेट है मैटर के, सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा भी 2 है। कौन कौन है, तो आप लिख लीजिए सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड है लिक्विड है गैस है, उसके साथ साथ क्या है 2 और है। और वो कौन कौन है, तो वो है आपके, एक को बोलते हैं प्लाज्मा, जो कि बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड स्टेट है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें हीट रहता है, सन वगैरह के पास रहता है, और बल्ब सब में कुछ कुछ है। तो सिंपली लीजिए प्लाज्मा एंड BEC, यानी इसका फुल फॉर्म है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या है, बोस साइंटिस्ट का नाम है, बोस आइंस्टीन, इनका नाम सुने होंगे, आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, सुपर कूल्ड स्टेट है, ये दोनों एक दूसरे का जस्ट उल्टा है, प्लाज्मा एंड BEC कंडेंसेट। ये हो गया 5 स्टेट। आइए 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाई डू लिक्विड्स हैव मोस्टली लोअर डेंसिटी देन सॉलिड। तो देखिए इसके लिए आपको देखना पड़ेगा फिर से यही फिगर, लिक्विड के पास डेंसिटी कम होता है सॉलिड के मुकाबले। इसका रीजन ये है क्योंकि इनमें आप देख रहे हैं डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक छोटे से जगह में कितना मास है, और मास किसी चीज़ का किसे डिटरमाइन होता है, उसमें कितना पार्टिकल है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इतना वॉल्यूम में कितना कम पार्टिकल है, लेकिन सॉलिड में इतना ही वॉल्यूम में कितना ज़्यादा पार्टिकल है। तो इस कारण से क्योंकि लिक्विड के पास अब इतना ज़्यादा पार्टिकल सॉलिड में है क्यों और लिक्विड में क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो फोर्स ज़्यादा होने के कारण पार्टिकल ज़्यादा है कम ही वॉल्यूम में, और पार्टिकल ज़्यादा होने के कारण सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा है लिक्विड के कंपेरिजन में। तो आराम से आप लिख सकते हैं क्या चीज़ कि लिक्विड्स हैव लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके पास लेस होता है क्या, मैं शॉर्टकट में लेता हूँ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, IMF मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, IMF मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, लिक्विड्स हैव लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो इसलिए क्या होता है, लेस मास यानी लेस पार्टिकल यानी पार्टिकल, वही चीज़ अमाउंट ऑफ मैटर अमाउंट ऑफ पार्टिकल ही क्या बनता है, मास। तो लेस मास इन मोर वॉल्यूम, ज़्यादा वॉल्यूम है। और जहाँ वॉल्यूम हो गया तो डेंसिटी तो घट ही जाएगा, कि आप डेंसिटी का अगर फॉर्मूला देंगे तो डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों का रिलेशन कैसा है, इन्वर्स। अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम घट जाएगा, अगर डेंसिटी किसी चीज़ का ज़्यादा है उस कंडीशन में वॉल्यूम कम जगह में, मतलब कम ही जगह में ज़्यादा है। एग्जांपल मैंने फॉरेस्ट का आपको दिया ही हुआ था, अगर वो वीडियो सब आप देखे होंगे तो क्लियर है। मैं इतना डिस्कशन अभी नहीं करूँगा, मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, आपको तो कंसेप्ट बता नहीं रहा हूँ। 11th पे आते हैं, स्पॉन्ज इज सॉलिड बट येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, व्हाई। तो रियली में देखिए स्पॉन्ज जो होता है वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सॉलिड है फिर भी इसको दाबा जा सकता है, पर हम लोग पढ़े हैं कि जो गैस है उसी को दाबा जा सकता है। तो ऐसा बात है कि स्पॉन्ज में आप सॉलिड को नहीं कंप्रेस कर रहे हो, आप रियली में उसमें जो हवा है उसको कंप्रेस कर रहे हो। तो ये चीज़ आप लिख दोगे कि इन सॉलिड्स इन स्पॉन्ज वी कंप्रेसेस एयर, जो एयर है उसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेसेस एयर विच कम्स आउट ऑफ ए स्पॉन्ज, जो बाहर आ जाता है किसके, स्पॉन्ज के, कम्स आउट ऑफ ए स्पॉन्ज। तो रियली में हम जो स्पॉन्ज है उस सॉलिड को नहीं कंप्रेस करते रहते हैं, उसमें जो गैस है उसको कंप्रेस करते रहते हैं, उसमें जो एयर है उसको कंप्रेस करते रहते हैं। 12th, इन विच स्टेट
इन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री स्टेट पार्टिकल्स आर एबल टू वाइब्रेट ओनली अबाउट देयर मीन पोजीशन। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट कर लेता है। अगेन मैं आपको ये फिगर दिखाऊंगा। सॉलिड आप जानते हैं, सॉलिड में जो पार्टिकल है वो ज़्यादा मोशन नहीं कर पाता है, काइनेटिक एनर्जी वही मोशन वाला एनर्जी बहुत कम होता है। तो ये एक स्टेट है सॉलिड जिसमें सिर्फ जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर सकता है, मूव नहीं कर सकता। इसमें थोड़ा मूव करने लगता है, इसमें और ज़्यादा, इसलिए फ्लूइडिटी इस दोनों में आती है, इस दोनों को फ्लूइड बोलते हैं। तो यस वी कैन से इट्स आंसर इज सॉलिड। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्या है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ गैस दैट हेल्प एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल टू सर्वाइव इन वाटर। कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है लिक्विड्स का जिसके कारण बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ को मदद देता है। तो ये इसका आंसर होगा सॉल्युबिलिटी। जो लिक्विड है वो आराम से किसी चीज़ में घुल सकते हैं, गैस भी, तो ये आंसर हो जाएगा इसका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब घुलना, और इसका डिटेल में आपको पता होगा ही, मैंने मेटामॉर्फोसिस में पढ़ाई हुआ है। तो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 14। वाई नेप्थलीन बॉल डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू, बिकॉज नेप्थलीन बॉल अंडरगो सब्लिमेशन। तो आप लिख देंगे नेप्थलीन बॉल एक ऐसा चीज़ है जो सब्लिमेट हो जाता है, मतलब वो थोड़े टाइम बाद अपने आप सॉलिड से गैस में बदल जाता है, इसीलिए नेप्थलीन बॉल आपको बिना कुछ रेसिड्यू दिए हुए, बिना कुछ बचे हुए वो गायब हो जाता है। तो आप लिख देंगे नेप्थलीन बॉल डिसअपियर, नेप्थलीन बॉल अंडरगो सब्लिमेशन, सब्लिमेशन हो जाता है उनका, इसीलिए उनमें कोई रेसिड्यू नहीं बचता और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है। नेप्थलीन बॉल तो आप जानते ही होंगे ना, वो घर सब में रखा जाता है कपड़ों से, कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए। हम लोग इधर फिटकीरी बोलते हैं, आप लोग जो बोलते हो। 15 आइस, वाटर एंड स्टीम आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, थ्री स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस और मैटर, नॉट डिफरेंट सब्सटेंस जस्टिफाइड। जी हाँ, ये बात सही है। कोई कोई बच्चे क्या करते रहते हैं कि आइस, वाटर और स्टीम तीन अलग अलग सब्सटेंस है, ऐसा बात नहीं है, वो तीन मैटर के ही स्टेट है, और वो किसके, वो वाटर के स्टेट है। आप जानते हैं कि जब आइस को हम हीट करेंगे, इसमें अगर हीट दिया जाए तो ये किस में बदल जाने वाला है, ये लिक्विड वाटर में बदल जाएगा, लिक्विड वाटर में, जिसको हम लोग अक्सर वाटर बोलते हैं। और फिर लिक्विड को हीट करें तो ये गैस में बदल जाएगा। तो ये तीनों एक चीज़ ही तो है, ये जो है ये एक सिंगल सब्सटेंस है। आप अगर बोलते हैं कि आइस अलग चीज़ है, लिक्विड अलग चीज़ है, गैस अलग चीज़ है, या स्टीम जिसको आप बोलते हैं वो अलग चीज़ है, वो नहीं, वो सब सिंगल सब्सटेंस है, ये तो सिर्फ स्टेट है। तो वही बोल रहा है कि आइस, वाटर एंड स्टीम आर थ्री स्टेट्स ऑफ ए सब्सटेंस, नॉट डिफरेंट सब्सटेंस जस्टिफाई। तो आप बोल देंगे यस, बिकॉज दे आर इंटरकन्वर्टिबल, दे आर सिंगल सब्सटेंस, दे अंडरगो डिफरेंट इंटरकन्वर्सन बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने के हिसाब से उसका और भी कन्वर्सन होता है, इसलिए वो सब रियली में अलग अलग सब्सटेंस नहीं, वो सब तीन स्टेट है मैटर के या सब्सटेंस के। आइए क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी। एलपीजी आप जानते ही होंगे, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सीएनजी, व्हाट अबाउट इट, तो इट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपको पता होगा ही क्यों नाम दिया गया, ये सभी मैंने वहाँ बताया हुआ, तो यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वाई सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड को हम दबा क्यों नहीं सकते हैं, बिकॉज ऑफ लेसर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ, लेसर इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम रहता है उनके बीच में। अब स्पेस ही नहीं है तो आप उसको क्या दबाइएगा, स्पेस रहेगा तब ना आप किसी चीज़ को अंदर कर सकते हो, तो इसमें स्पेस दबाने के लिए होता ही नहीं है, तो इसीलिए तो आप लिख देंगे डायरेक्ट ड्यू टू स्मॉल इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस ड्यू टू वेरी स्मॉल या वेरी लिटिल, लिटिल भी आप यूज कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, वाई सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। अगेन काइनेटिक एनर्जी इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, बिकॉज दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे, बिकॉज दे ओनली वाइब्रेट। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ड्यू टू मोशन। अब ये सॉलिड का जो पार्टिकल है वो तो मोशन करता ही नहीं रहता है, वो तो मूव करता ही नहीं रहता, सिर्फ वाइब्रेट करते रहता है, तो उससे उसके पास कितना एनर्जी आएगा, बिकॉज दे ओनली वाइब्रेट, डू नॉट मूव, तो इसीलिए मूव करते ही नहीं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी उनका बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, बोल रहे हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। तो सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर का नेग्लिजिबल इफेक्ट है, गैस पे इफेक्ट है, तो ऑन सॉलिड्स एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन आप जानते हैं कि गैस को दबाया जा सकता है और लिक्विड से गैस से लिक्विड में बदला जा सकता है अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए, तो प्रेशर हैज नेग्लिजिबल या नो इफेक्ट, ना के बराबर इफेक्ट होता है। but on gas it has significant effect, अच्छा खासा इफेक्ट होता है, और वो इफेक्ट क्या होता है कि ये गैस को लिक्विड में बदल सकता है ज़्यादा कंप्रेशन अगर प्रेशर दिया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ मैटर इज
मेटल्स स्टेट यूनिमेटल का स्टेट कैन बी इंटरकन्वर्टेड, इंटरकन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, अदला बदली कैसे कर सकते हैं सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, तो बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो मेन टेम्परेचर, और अगर गैस से लिक्विड में लाना है तो उस कंडीशन में प्रेशर भी, बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस दोनों को अगर चेंज करते रहेंगे तो ये हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं 21 की तरफ। क्वेश्चन है कि वाई अ गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस का जो पार्टिकल होता है वो रेंडमली मूव करते रहते हैं। अब ये गैस इसमें रखा हुआ है, मूव कर रहा है, तो वो तो इस पर आएगा ही, टकराएगा ही, और टकराएगा तो प्रेशर डालेगा ही। तो आप सिंपली लिख देंगे बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ गैस या गैसियस पार्टिकल रेंडमली मूव, गैसियस पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेंडमली मूव करते रहते हैं, मूव्स रेंडमली, इसीलिए इनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। तो यस इट हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अमंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 22 क्वेश्चन, व्हाई अ गैस फिल्स अ वेसल्स कंप्लीटली, सेम रीजन, क्योंकि ये मूव करते रहता है, इसका अपना कोई शेप नहीं है, ना ही शेप है ना ही फिक्स वॉल्यूम है, तो बिकॉज इट हैज़ नो, यहाँ पे गैसेस हैज नो फिक्स्ड वॉल्यूम, कोई फिक्स वॉल्यूम है नहीं, तो इसीलिए जहाँ जो स्पेस मिला उसमें आ गए। एंड देयर पार्टिकल, ये भी आप लिख सकते हैं एक रीजन के रूप में, उनका पार्टिकल हमेशा मोशन में रहते हैं, रैंडम मोशन में, रैंडम मोशन मतलब इधर उधर जाते हैं, पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, तो रैंडम मोशन में रहते हैं, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, इसलिए जितना मिला उसमें अपना जगह ले लिए मोशन। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 23। हम लोग ने पूछा गया व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सॉलिड CO2, या पढ़े होंगे सॉलिड CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, जहाँ सॉलिड CO2 होता है ड्राई आइस का। तो 24 क्वेश्चन 24 बोला डिफाइन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन आप जानते हैं कि ये क्या है, किसी दो चीज़ का मिक्सिंग है, इंटरमिक्सिंग, आप ये बायोलॉजी में पढ़े हैं, केमिस्ट्री में भी, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस, दो सब्सटेंस अगर पूरी तरह से मिक्स हो जाए एक दूसरे में तो उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोला जाता है डिफ्यूजन। जैसे मान लीजिए सेंट है, आपके घर में परफ्यूम है, परफ्यूम जो है वो दूर से ही आ जाता है, कैसे, तो वो एयर के साथ जो परफ्यूम का पार्टिकल है वो मिक्स हो जाता है, इसलिए आ जाता है। दूर का जो खाना है, खाना का आपको सेंट आ जाता है, पर उसका एरोमा आ जाता है, तो वो भी किस कारण, तो वो भी इस कारण से क्योंकि डिफ्यूजन होता है, पार्टिकल जो है एरोमा जो है फूड के वो गैस के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाता है और आपके नोज़ के पास आता है, जिससे आपको स्मेल लगता है। इसमें क्या होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आता है कोई चीज़, तो ये भी बोल सकते हैं फ्लो है एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस की तरफ, डिपेंडिंग अपॉन कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। ओके, आता है क्वेश्चन 25 पे, बोला इन विच स्टेट डिफ्यूजन टेक्स प्लेस एज फास्टर रेट, तो ऑफकोर्स जिसका पार्टिकल ज़्यादा मूव करता होगा वो जल्दी मिक्स हो जाएगा, और उसमें जवाब आपका यही होने वाला है गैसियस, जो गैसेस है वो बहुत जल्दी डिफ्यूजन होते हैं, उनका फास्टर होता है। 26 वाई इज ऑक्सीजन कॉल्ड अ गैस, ऑक्सीजन गैस क्यों कहा जाता है, बिकॉज उसके पास गैसेस प्रॉपर्टीज है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्योंकि इसके पास कोई फिक्स्ड स्पेस नहीं है, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, इट हैज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप, नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, तो कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, सो ऑक्सीजन इज कॉल्ड गैस, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 27 हमको बोला राइट ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर को जो है केल्विन ऐसा यूनिट में नापा जाता है, उनका यूनिट केल्विन है। ओके, साइंटिस्ट के ऊपर नाम पड़ा इसका। 28 व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट हीट, लेटेंट हीट सिंपली मीन्स हिडन हीट, लेटेंट वर्ड मैंने आपको बताया था उस टाइम में, लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, तो हिडन हीट, तो लेटेंट हीट वो हीट है ओके जिसका जरूरत होता है किसके वक्त, कन्वर्सन वक्त, किस चीज़ का कन्वर्सन, मैटर के स्टेट का, तो लेटेंट हीट सिंपली मीन्स हिडन हीट और हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्सन ऑफ स्टेट, जिसका रिक्वायर्ड होता है किस चीज़ के लिए, फॉर कन्वर्सन ऑफ स्टेट, स्टेट के कन्वर्सन वक्त, जो कि रियली में टेम्परेचर नहीं बढ़ाता है, कन्वर्सन ऑफ, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर नहीं बढ़ता है उस स्टेट वक्त, उसका जो है वो जो जाते रहता है हीट सब सप्लाई होते रहता है, वो इंटरमोलर फोर्स तोड़ने जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 हाउ रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सरफेस फिनोमेना या सरफेस एरिया, तो सिंपल में आपको इस चीज़ के लिए रखना है ये कि इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमेना है और वो सरफेस पे डिपेंड करता है, बड़ा सरफेस तो ज़्यादा फिनोमेना, तो इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना, इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है, इसीलिए मोर द सरफेस मोर विल बी इवेपोरेशन, मोर द सरफेस, जितना ज़्यादा सरफेस होगा या ग्रेटर द सरफेस मोर विल बी रेट ऑफ इफ्यूजन, रेट ऑफ इवेपोरेशन, मोर विल बी रेट ऑफ इवेपोरेशन, और जब इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होगा तो क्या होने वाला है, उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि सरफेस का और इवेपोरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप बढ़ जाएगा, मतलब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 डिफाइन डेंसिटी एंड
ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्टेट ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी सिंपली मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। डिटेल में आप जाके देख सकते हैं, सब कुछ मैंने एकदम क्लियर करके दिया हुआ है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मास है एक यूनिट वॉल्यूम में, उसी को बोला जाता है डेंसिटी। सॉलिड लिक्विड गैस में कंपेयर कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो सॉलिड में पास पास रहता है, यानी वो ज़्यादा घना है, तो सॉलिड हैज मैक्सिमम डेंसिटी आफ्टर वाइट लिक्विड एंड आफ्टर दैट गैसेस। ये है इसका डिस्टिंग्विश करना सॉलिड लिक्विड और गैस का ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। मैं आपको किसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे दिया हूँ, ज़्यादा से कम की तरफ। ओके, लेट्स कम टू 31। आप इंक्रीजिंग में भी लिख सकते हैं। 31 में क्या है, 31 क्वेश्चन बोला व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी सिंपली मीन्स कितना एयर में वाटर मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है एयर में, उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं किसी अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक में। कन्वर्ट द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन। तो आपको पता होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको ये सेल्सियस जो है ना, इसको आपको केल्विन में बदलना है। तो आपको पता हो केल्विन जो होता है वो होता है 273 प्लस सी। तो ये कैसे निकलेगा, इसको केल्विन निकालना है तो की इक्वल टू इसको निकालना है, तो 273 प्लस 100, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 373। ये आप लिख सकते हैं इक्वल टू 373 केल्विन। ओके, इसको अगर चेंज करना है तो इसको भी आप कर सकते हैं। इसको आप जानते हैं 273 प्लस 0 क्या करेंगे, तो 273 ही रह जाएगा। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 सॉरी। वाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो हीट लेने वाला फेनोमेना है। इवेपोरेशन एब्जॉर्ब्स हीट। इवेपोरेशन क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो आपके शरीर से या कोई चीज़ से हीट ले लिया तो ऑफकोर्स कोई चीज़ गर्म क्यों रहता है, तो वो चीज़ गर्म रहता है, उसमें हीट एनर्जी ज़्यादा रहता है। अब किसी चीज़ से आप हीट एनर्जी ले लिए, उसका क्या मतलब है कि उसमें हीट एनर्जी नहीं है या बहुत कम है। अब हीट एनर्जी जब कम है तो ऑफकोर्स वो ठंडा पड़ जाएगा। तो इसीलिए आप सिंपली लिख सकते हैं बिकॉज इवेपोरेशन एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी लेने वाला है। यहाँ पे आप लिख देंगे बिकॉज इवेपोरेशन एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी या टेक्स आउट हीट एनर्जी सो इट कॉजेज कूलिंग। इसीलिए ये क्या करता है, कूलिंग करता है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक रबर जो है वो उसका शेप साइज चेंज किया जा सकता है। आप जानते हैं रबर का जो है उसको अगर खींचे तो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो आप किस में इसको क्लासीफाई करोगे, सॉलिड में क्लासीफाई करोगे या नहीं, तो ऑफकोर्स आप सॉलिड में करोगे। भले ही आप एक चीज़ देख रहे हो, उसका जो शेप है वो बदल जा रहा है। दूसरे सॉलिड का, एक पत्थर का ले, वो भी एक सॉलिड है, उसको हम खींचेंगे तो वो नहीं खींचाता है, सॉलिड खींचा जाता है। तो उस कंडीशन में देखिए, सॉलिड के लिए जरूरी नहीं कि फिक्स्ड अगर शेप है तो है ही हमेशा रहे, नहीं। उसमें ये है कि उसको हम अगर एक फोर्स लगा के रबर को खींचे ना, अब वो रबर जब उसमें से फोर्स हटा दिया गया, वो फोर्स जो इसको स्ट्रेच कर रहा था उसको अगर हटा दिया गया, तो क्या उसके बाद भी उसका शेप आ पाता है वापस? अगर आ पाता है तो यस इट इज ए सॉलिड। और रबर के केस में ऐसा ही है कि रबर जो है उस केस में हम लोग जानते हैं कि रबर का एक बार जो फोर्स है, उस फोर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो रबर अपने आप उस फिक्स शेप में आ जाता है, इसलिए रबर सॉलिड है। 35 है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सब्लिमेशन अकर ओनली ऑन हीटिंग। ऐसा जरूरी नहीं है, फॉल्स सिर्फ हीटिंग पे ही नहीं होता। इट कैन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। ये हो सकता है रूम टेम्परेचर पे भी, एट रूम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन सब्लिमेशन हो सकता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सब्लिमेशन के लिए हमको हीटिंग चाहिए। ओके, क्वेश्चन 36 क्वेश्चन है, इंडियन द फेनोमेना ड्यू टू विच वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट रिमेन्स कूल। तो नो डाउट इवेपोरेशन एक ऐसा फेनोमेना है जिससे के कारण जो अर्थन पॉट या मटका, उसमें जो पानी रखा रहता है वो ठंडा रहता है, क्योंकि हीट एनर्जी उसका ले लेता है, और अर्थन पॉट में छोटा छोटा छेद रहता है, उससे पानी इवेपोरेट होते रहता है। 37 व्हाट डज हीट एनर्जी सप्लाई टू सॉलिड डू। तो मतलब सॉलिड को या किसी स्टेट को अगर हीट एनर्जी हम देते हैं तो वो क्या करता है, तो वो करता ये है कि इट ब्रेक्स, या सिंपली बोल सकते हीट, यहाँ कहने का मतलब हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी सप्लाई किया जाता है ब्रेक करता है किसको, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। वही तो ज़्यादा है, तो सॉलिड या कम हुआ, लिक्विड हो गया, बहुत कम इंटरमोलिकुलर फोर्स हो गया तो गैस हो गया। इसीलिए जब हम हीट एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी का काम क्या है, ब्रेक करना। क्या चीज़, हीट एनर्जी ब्रेक्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ता है। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 38। ये है हाउ ह्यूमिडिटी एंड इवेपोरेशन रिलेटेड टू ईच अदर। तो ऐसा है कि अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा पानी पहले ही सही है और यहाँ पे और इवेपोरेशन होना है, तो ऑफकोर्स जहाँ पे बहुत सारा चीज़ है वहाँ पे और वो चीज़ क्यों जाएगा, नहीं ना जाएगा। अगर आप देख रहे हैं कि कहीं पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पे आप मैक्सिमम चांस है कि आप वहाँ नहीं जाएंगे। तो वही बात इवेपोरेशन के साथ भी है। इवेपोरेशन जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी है वहाँ पे नहीं इवेपोरेशन होता है, उसका रेट स्लो हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ह्यूमिडिटी एंड इवेपोरेशन हैव इन्वर्स रिलेशन। ये सब आप जानते होंगे अगर आप फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन पढ़े होंगे। तो ह्यूमिडिटी एंड इवेपोरेशन हैव इन्वर्स रिलेशन
उन दोनों का रिलेशन इन्वर्स है, मतलब एक अगर बढ़ेगा दूसरा अपने आप घट जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी कहीं पे किसी एयर में ह्यूमिडिटी पहले से बहुत ज़्यादा है मॉइस्चर, तो वहाँ पे चांस है कि इवेपोरेशन कम हो जाएगा, ज़्यादा है अगर ह्यूमिडिटी तो। कम टू क्वेश्चन नंबर 39, इनविच स्टेट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, मैं पहले भी बता चुका है, जहाँ पे ज़्यादा मूव कर पाता है, और ऑफकोर्स गैसेस स्टेट जो है वहाँ पे मूव कर पाता है, सो गैसेस स्टेट है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कम टू क्वेश्चन नंबर 40, वी हैव डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी जानते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, फिजिक्स में मैंने पढ़ा भी दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। 40 क्या है, डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट सिंपली आप जानते हैं एमपी में लिखते हो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड। मेल्टिंग क्या होता है, कोई चीज़ का पिघलना, पिघलता कोई कौन चीज़ है, सॉलिड, तो कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में बदलना, इसी को क्या बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कोई चीज़ बॉयल कौन होता है, खोलता कौन है, जो लिक्विड है वो चीज़, तो सिंपली कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इंटू गैस, इस पूरे डिफिनीशन को आप कंप्लीट कर सकते हैं एक अच्छा चीज़ लगा के, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर का एक इंपॉर्टेंट रोल है, मैंने थोड़ा मैं बताया हुआ है अपने वीडियोज में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों केस में, एटमॉस्फेयर का प्रेशर एक फिक्स है, उस प्रेशर पे। कम टू क्वेश्चन नंबर 41, विच इज सरफेस फेनोमेना, इवेपोरेशन ऑफ बॉइलिंग, अनडाउटली वी हैव इवेपोरेशन विच इज अ सरफेस फेनोमेना। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 42, why level of water does not rise appreciably when sugar crystal dissolve in water। तो इसका कारण ये है कि जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में गैप रहता है, और शुगर पार्टिकल को जब हम डिजोल्व करते हैं तो शुगर पार्टिकल क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। कहाँ पे, शुगर पार्टिकल्स डिजोल्व्स और अपना स्पेस ले लेता है उनके स्पेस के बीच में। दो पार्टिकल के बीच में स्पेस रहता है ना, जिसको हम इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं, उस पार्टिकल के स्पेस में चीनी का मॉलिक्यूल चला जाता है। शुगर पार्टिकल डिजोल्व्स एंड टेक इट्स प्लेस, ले लेता है अपना जगह इसमें, इन द स्पेसेस या इन द इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 43, वी हैव क्वेश्चन नंबर 43, आउट ऑफ नायलॉन एंड कॉटन विच वन इज कंफर्टेबल ड्यूरिंग समर। ऑफ कोर्स कॉटन इज कंफर्टेबल, क्योंकि ये आपका जो पर्सपिरेशन होता है, पसीना होता है, उसको बाहर निकाल देता है और वो इवेपोरेट होकर आपको कूलिंग इफेक्ट देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, ये डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। आप देखते होंगे कि जब कोई आदमी को बुखार होता है तो उसके फोरहेड पे, जिसको आप कपाल बोल सकते हैं, वहाँ पे भींगा हुआ कपड़ा दे देता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जब उसके सिर पे या फोरहेड पे जब कपड़ा दिया जाएगा भींगा हुआ, तो उससे क्या होगा, हीट एनर्जी जो है, हीट ऑफ फोरहेड, ब्रेन का फोरहेड का जो हीट है वो बाहर निकलेगा इवेपोरेशन के कारण। हीट ऑफ फोरहेड रिलीजेज या इज टेकन बाय वेट क्लॉथ। और वो कैसे, तो ऑफकोर्स उसके पास पानी है, उसको हीट मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ड्यू टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का इवेपोरेट हो जाएगा पानी, और इवेपोरेट जब पानी होगा तो उसको हीट का रिक्वायरमेंट होगा। हीट के लिए आपका माथा है या आपका फोरहेड है ही। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 45, वी हैव आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज विच डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। कौन सब्लिमेशन के अंदर नहीं जानता है, शुगर, कैम्फर, एल्डीन, नेफ्थलीन। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों ऐसा चीज़ है जो क्या जाता है, सब्लिमेशन के अंदर जाता है, मतलब डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाता है। तो ऑफकोर्स वी हैव शुगर, जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 46, फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस वन शुड टेक। कैसा उसको लेना चाहिए आइस, मतलब मेल्टिंग पॉइंट अगर मेजर करना है तो आइस मेड अप ऑफ पॉन्ड वाटर। देखिए पॉन्ड वाटर में गंदगी होती है, और मैंने बताया हुआ है कि अगर हम लोग गंदगी वाला लेते हैं कोई चीज़ तो उसका बदल जाता है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आइस मेड अप ऑफ पॉन्ड वाटर नहीं, आइस मेड अप ऑफ प्योर वाटर, हाँ हो सकता है प्योर वाटर का। आइस मेड अप ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, दोनों चीज़ सेम है, सेकंड और थर्ड दोनों आप ले सकते हैं। और फोर्थ भी देख लेते हैं, आइस मेड अप ऑफ सी वाटर, नहीं सी वाटर में तो सॉल्ट मिक्स रहता है, तो आप लिख सकते हैं सेकंड एंड थर्ड, यानी प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर दोनों सेम है, उस चीज़ को ले सकते हैं। 47, while determining boiling point of water we should always use distilled water। अभी ये बात किया हमने डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि इम्प्योरिटी में ब्रेक थर्मोमीटर, ऐसा कोई बात नहीं है कि थर्मोमीटर टूट जाएगा। इम्प्योरिटी इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट, इम्प्योरिटी डिक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट, इम्प्योरिटी में स्टिक टू थर्मोमीटर। तो थर्ड जो ऑप्शन है वो मोर एक्यूरेट है, कि उससे क्या होता है, इम्प्योरिटी से जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग वैसा ले लेंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 48, वैन वाटर बॉयल्स इट्स टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर क्या होता है, तो आपको पता होगा जब बॉयल करने लगता है तो कांस्टेंट हो जाता है, रिमेंस कांस्टेंट, लेटेंट हीट, याद होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कम टू क्वेश्चन नंबर 49, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर है 25 है, 0 है एंड 100 है। आपको ये पता है, यहाँ पे गैसेस स्टेट रहता है, यहाँ पे सॉलिड रहता है, यानी आइस बन जाता है, यानी आइस का स्टेट है ये, और ये लिक्विड का स्टेट है, लिक्विड वाटर का स्टेट है। तो आप खोज लिए लिक्विड आइस गैस, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको लिक्विड
सॉलिड गैस। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 देखिए, वहाँ आपको मिल रहा है लिक्विड सॉलिड गैस। क्वेश्चन नंबर 50, मेंशन एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर टू जस्टिफाई दैट इट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे ये इसलिए है। तो पहला चीज़ आप लिख सकते हैं कि रूम टेम्परेचर क्योंकि 20-25 डिग्री सेल्सियस यही रहता है, तो वाटर जो है वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वाटर लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। आपको अजीब लग रहा होगा कि आपको बोला 2 प्रॉपर्टी बताने वाटर का, जिससे कि आपको पता लगे कि ये लिक्विड है। तो पहला तो आप यही बोल सकते हैं कि वाटर एक लिक्विड है, वो भी तो उसका एक प्रॉपर्टी है, तो वाटर इज लिक्विड, पहला चीज़ लिख सकते हैं। ओके, यानी इसके पास फिक्स्ड, कैसे आपको पता लगा लिक्विड है, क्योंकि इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम तो है बट नॉट फिक्स्ड शेप, तो पहला चीज़ हम ये लिख दिए। ओके, उसके साथ साथ और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं आप कि इसके पास फ्लूइडिटी है, इट हैज़ फ्लूइडिटी, ये फ्लो कर सकता है, तो फ्लूइडिटी मेनली, और आपको दिख रहा है कि वो लिक्विड है, इट इज़ इन लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में फ्लूइडिटी है, मतलब ये लिक्विड ही है, वाटर जो है वो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर, और रूम टेम्परेचर वो पता है 20-25 डिग्री सेल्सियस का। तो आई होप कि आपने सब कुछ सॉल्व किया होगा। मैंने भी कोशिश किया कि कम से कम टाइम में आपको सबका सॉल्यूशन दे दिया जाए समझाते हुए। अगर आपको कोई दिक्कत है फिर भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या या कोई सुधार करना हो तो आप करवा सकते हैं। इसी तरह से देखते रहिए।